21 साल की उम्र में 70,000 रुपए की जॉब छोड़ना, आप इसे पागलपन ही समझेंगे। इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी है, पिताजी का एक्सीडेंट, 6-7 महीने वो कोमा में है, उम्र मेरी है लगभग 20 से 21 साल, और उसके बाद मेरे पास कुछ था भी नहीं आगे करने के लिए। मुझे ये चीज़ एहसास हो जाती है कि अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। लोगों के घरों में जाना, सुबह सुबह उठ करके झाड़ू पोछा कर देना, हम सबकी लाइफ शायद इतनी आसान नहीं होती और हम सबके लाइफ का एक अपना संघर्ष होता है। और मुझे लगता है कि नमस्कार, मेरा नाम सचिन है और मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि फिजिक्स टीचर यहाँ पे? दरअसल हम में से कई सारे लोग जब बड़े हो रहे होते हैं तब उन्हें एक चीज़ का एहसास हो जाता है, और वो ये कि उनकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बड़ा सा सपना देख पाएँ या कुछ बड़ा सा बिजनेस कर पाएँ। ऐसे में आप सबके पास सिर्फ एक रास्ता होता है, पढ़ाई का। लेकिन अगर आप पढ़ाई में भी फेल हो जाए तो आप क्या ही करेंगे? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं फिजिक्स में ही फेल हो गया था और आज मैं लाखों बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। शुरुआती समय में मेरे पास स्कूल की फीस भरने के पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो मैं लोगों के घरों में जाकर के काम किया करता था, जैसे कि उनके घर में जाकर के बर्तन साफ कर देना, सुबह में पानी भर देना या कुछ सामान ला देना। कुछ पैसे मिलते थे, उससे मैं अपनी स्कूल की फीस भरा करता था। हम सबकी लाइफ शायद इतनी आसान नहीं होती और हम सबके लाइफ का एक अपना संघर्ष होता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये संघर्ष जो होता है कभी किसी को गिरा देता है और वही संघर्ष उसकी ताकत भी बन जाती है, एक कमजोरी होती है। जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बात बहुत सारे लोगों के बीच रखना चाहते हैं लेकिन वो बोलने से घबराते हैं। तो वैसी वो क्या चीज़ है जो आपकी उस कमजोरी को ताकत बनाने में मदद कर सकती है? मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बहुत ही छोटे से गांव, जौनपुर ज़िले के अंदर बहुत ही छोटे से गांव में हुआ, किसान परिवार में। मेरे पिता और माता को ये पता था कि शिक्षा यहाँ पर है नहीं, इसीलिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में मुझे मेरी बड़ी माता के साथ, बड़ी मम्मी के साथ सूरत शहर भेज दिया। कुछ सालों के बाद मेरे माता पिता भी जो है सूरत शहर आ गए और पिताजी ने यहाँ पे एक छोटी सी नौकरी कर ली। ये सारी जिद्दोजहद इसलिए थी कि मैं पढ़ लिख करके कुछ बड़ा कर पाऊँ और कुछ अच्छा कर पाऊँ लाइफ में। लेकिन संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है तब जब पिताजी की वो छोटी सी नौकरी चली जाती है। हम सब एक छोटे से कमरे में रहा करते थे और तब मुझे एहसास होता है, मैं 8वीं क्लास में था, मुझे ये चीज़ एहसास हो जाती है कि अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। लोगों के घरों में जाना, सुबह सुबह उठ करके झाड़ू पोछा कर देना, उनके घरों में जा कर के बर्तन साफ़ कर देना या कोई सामान है तो उनके घर का ला देना। कुछ पैसे मुझे मिलते थे। मुझे आज भी याद है कि उस समय में 2004 और 5 में स्कूल की फ़ीस 80 से 85 रुपये हुआ करती थी और मैं ऐसे मेहनत कर करके जो है अपनी स्कूल की फ़ीस भरा करता था और 8वीं से लेकर के 10वीं तक की मैंने पढ़ाई ऐसे की। 10वीं के बाद मुझे अपना स्कूल चेंज करना था और मुझे साइंस स्ट्रीम में जाना था, विज्ञान प्रवाह के अंदर, और तब उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, उस समय के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा थी। ऐसे में मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी नौकरी कहीं ना कहीं लगी 2-3 साल के बाद, छोटी सी नौकरी वापस उनकी लगती है और वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, तुझे अब पढ़ना है, तू काम नहीं करेगा क्योंकि तुमने विज्ञान प्रवाह लिया है तो तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी गांव की ज़मीन बेचनी है, मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। इस चीज़ ने मुझे बहुत हिम्मत दिया। मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। लेकिन 11th का जब रिज़ल्ट आता है, मुझे आज भी याद है वो दौर, 11th का जब रिज़ल्ट आता है तो मैं फ़िज़िक्स में ही फ़ेल हो गया। मेरे लिए ये बहुत बहुत भयानक था क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए खुद कितना मेहनत किया था और मेरे पिताजी कितनी संघर्ष कर रहे थे। इस चीज़ ने मुझे अंदर तक परेशान कर दिया और मैंने ठान लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं फ़िज़िक्स को आसान करूँगा। क्यों ये विषय इतना टफ़ है, क्यों ये विषय लोगों को समझ में नहीं आता? तो वहाँ से मेरे मन में ये चीज़ आया कि अब मैं इस सब्जेक्ट पर काम करूँगा, इस विषय को आसान करूँगा। और उसी दौरान 11th-12th की क्लास के दौरान ही मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी जो आज भी भारत के शहरों के अंदर कई स्कूलों में, गांव के कई स्कूलों में, जहां पे प्राइवेट स्कूल के अंदर शिक्षक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो बच्चों के साथ बड़ा भेदभाव होता है। जो बच्चों के पास पैसे नहीं होते, अगर वो उनके ट्यूशन नहीं जाते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाता है या बहुत भेदभाव होता है। ऐसे में बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है, उसके मन में डर पैदा हो जाता है, उस फेलियर को लेकर के वो विषय से बहुत दूर हो जाता है। मुझे था कि मैं इस सीन को तोड़ूंगा, मुझे था कि मैं इस सीन को चेंज करूंगा और इस फील्ड के अंदर कुछ अलग करूंगा और शिक्षा को आसान करूंगा, उन बच्चों तक पहुंचाऊंगा जहां पर बच्चों को ज़रूरत है इसकी।
और उस समय मैंने 11th में सेल्फ स्टडी करी। मेरे पास साधन नहीं थे, मेरे पास ट्यूशन क्लास जाने के पैसे तो थे ही नहीं, स्कूल की फ़ीस तो मैं जैसे तैसे करके भरता था। तो मैंने सेल्फ स्टडी किया और मैंने फिर फिज़िक्स में टॉप किया। उसके बाद संघर्ष का नया दौर शुरू होता है जब मैं 12वीं क्लास पास करके इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता हूँ। इंजीनियरिंग में और भी ज़्यादा फ़ीस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कर नहीं सकता, तो मेरे शहर सूरत से 60 से 70 किलोमीटर दूर मेरा कॉलेज था। बस या प्राइवेट साधनों से तो मैं जा नहीं सकता था। तो एक लोकल ट्रेन जाया करती थी, बहुत लंबा समय लेती थी, उसका किराया मात्र 10 रुपये होता था। सुबह लगती थी 5:30 बजे सूरत स्टेशन से और वहाँ 8:30, 9, 10 बजे पहुँचाती थी। तो सुबह से लेकर के शाम तक मैं जो है कॉलेज में रहता था, शाम को घर आता था और इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था 12वीं क्लास ख़त्म होने के बाद। कब सुबह होती है कब शाम होता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि सुबह से शाम तक कॉलेज में और शाम के बाद घर पर आकर के बच्चों को पढ़ाना। इस दौरान मुझे मेरे जो कॉलेज के मित्र हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे इंजीनियरिंग में, वो बहुत मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि जब तुझे टीचर ही बनना था तो तू इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है। तो मैं उनसे हमेशा एक बात कहता था कि शायद 4 साल के बाद तुम जब इस कॉलेज से निकलोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में डिग्री होगी, लेकिन मेरे साथ डिग्री के साथ, लेकिन जब मैं बाहर निकलूँगा कॉलेज से तो मेरे पास डिग्री के साथ साथ योग्यता होगी, स्किल होगा। जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की तो जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की तब तक मैंने अपने विषय पर बहुत मेहनत करता था, फिज़िक्स को बहुत डेप्थ में लेकर के जाता था। और जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की तब मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिलती है एक ऐसे स्कूल के अंदर जहाँ पे मेरा सामना होता है उन्हीं शिक्षकों से जिन शिक्षकों के सामने मैं 11th में फ़ेल हो गया था। और उस संस्था में मैं काम करना शुरू करता हूँ, बहुत अच्छी सैलरी मेरी रहती है। इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद जब मैं नौकरी मेरी लगी तो टीचिंग फील्ड में आने के बाद आपको एक बीएड की एग्ज़ाम देनी पड़ती है। इंजीनियरिंग का इस बीएड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ता है। तो मैं बीएड की एग्ज़ाम देने के लिए अहमदाबाद जाता हूँ, जो कि सूरत से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। और इसी दौरान मेरे पिताजी का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। मेरे घर से फ़ोन आता है और लोग मुझे कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, और मेरी नेक्स्ट डे एक एग्ज़ाम बची रहती है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और सोचता हूँ, आज भी मुझे वो दौर याद है। और मेरे को एक बात वहाँ पर याद आती है कि जब मैं अपनी आंखें बंद किया तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक करने में, मेरी पढ़ाई को लेकर के उन्होंने बहुत मदद किया है। अगर आज मैं ये एग्ज़ाम नहीं दूंगा और उनके पास चला जाऊंगा, वो कल को ठीक होंगे, तो ये बात जान करके कि मेरे वजह से ये पढ़ा नहीं जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, तो वो बहुत टूट जाएंगे। मैंने अपने आप को हिम्मत दिया, मैंने अपने अंदर जोश भरा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अंदर से तो मैं टूटा हुआ था, लेकिन मैं एग्ज़ाम दूंगा। मैंने एग्ज़ाम दिया, सूरत आया, और जब रिज़ल्ट आया तो उस समय 2015 में मैंने बीएड में टॉप किया था पूरे गुजरात में, गुजरात यूनिवर्सिटी में। संघर्ष का दौर यहाँ ख़त्म होता है, इंजीनियरिंग ख़त्म हो चुकी है, पिताजी का एक्सीडेंट, 6-7 महीने वो कोमा में है, उम्र मेरी है लगभग 20 से 21 साल। ऐसे में एक और चीज़ समझ में आता है कि आपको दुनिया में कोई मदद नहीं करने वाला है। आपके परिवार के लोग तो बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, जो कुछ भी करना है आपको खुद ही करना है। तो एक उस उम्र में मैंने बहुत कुछ चीज़ें देख ली, बहुत कुछ सीखा, बढ़ा आगे। और उसी दौरान नौकरी करते समय मैंने एक चीज़ एहसास करना शुरू कर दिया था कि मेरा जो पैशन था, जो 11th-12th के अंदर जन्म लिया था, जो कि ये था कि मैं शिक्षा सभी तक पहुंचाऊंगा, उन बच्चों तक पहुंचाऊंगा जहां ये पहुंचना चाहिए, तो मैं कब तक इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 50 से 60-100 बच्चों के बीच में फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा। एक दिन ऐसे ही रोज़ की तरह माताजी ने मेरा टिफ़िन मुझे पैक करके दिया था। मैं स्कूल गया और पहला लेक्चर भी लिया, और अचानक फर्स्ट लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैं एमडी के ऑफिस में जाता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि सर मैं जॉब क्विट करना चाहता हूँ। और वो बहुत शॉक्ड हो गए, क्योंकि तब भगवान के आशीर्वाद से इतना अच्छा नाम हो गया था कि लोग मेरे नाम से एडमिशन लेते थे इस स्कूल में कि यहाँ सचिन सर हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे, हम एडमिशन आपके स्कूल में ही लेंगे। और मैंने वो जॉब छोड़ दी। 21 साल की उम्र में 70,000 रुपये की जॉब छोड़ना, आप इसे पागलपन ही समझेंगे, बट मैंने क्विट कर दिया। और उसके बाद मेरे पास कुछ था भी नहीं आगे करने के लिए। मैंने वो जॉब छोड़ दी जस्ट बिकॉज कि मुझे बहुत सारे बच्चों तक पहुंचना था। कैसे पहुंचना था नहीं पता है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे पहुंचना है। 6-7 महीने घर पे बैठा और उसके बाद मेरे पास कुछ काम था नहीं। फिर अचानक उसी दौरान मुझे पता चलता है कि बहुत सारे
जो टीचर्स हैं उस स्कूल में फ़िज़िक्स के बदले जा चुके हैं, लेकिन बच्चे उनसे पढ़ते नहीं हैं। उस दौरान मुझे एक बच्चा फ़ोन करता है और कहता है कि सर क्यों ना आप यूट्यूब पे वीडियोस डालो और ऐसे हमारे तक पहुँचेगा। तब मुझे यूट्यूब का वाइब ही नहीं पता था। मैंने वीडियो ऐसे ही बनाया, मुझे माइक क्या होता है नहीं पता था, कैमरे के लिए स्टैंड क्या होता है कुछ पता नहीं था, यूट्यूब से अर्निंग होती है वो भी नहीं पता था। बस मैंने वीडियो बनाया, 400 व्यूज़ गए। शायद आज के यूट्यूब के हिसाब से 400 व्यूज़ कुछ भी नहीं होते, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं बस ये सोच के खुश हुआ कि कहाँ 50-60 बच्चे मुझे एक साथ पढ़ते थे, मुझसे पढ़ते थे, और ये 400 बच्चों तक पहुँच गया। वाह, अब तो मैं यही काम करूँगा, इससे हर जगह तक फिज़िक्स पहुँचेगी जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ सब्जेक्ट। सफ़र शुरुआत होता है यूट्यूब का, बट असली संघर्ष तब शुरू हो जाता है यूट्यूब पे जब मैं आगे वीडियोस बनाना स्टार्ट करता हूँ और उस पर व्यूज़ ही नहीं आते हैं। 40-50 व्यूज़ आते हैं। 5 से 6 महीने तक मैं लगातार काम करते रहा, व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं। 50-60 व्यूज़ तो मेरे खुद के होते थे, मैं एक ही वीडियो को बार बार चलाता था, मम्मी को कह के, पिताजी को कह के, घर के कुछ लोग होते थे वो देख लिया करते थे, तो 50-60 व्यूज़ होते थे। इसी दौरान मुझे पता चलता है कि मुझे एक बीमारी है। मेरे स्पाइन में मुझे पता चला कि मुझे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस निकला, जो कि शुरुआत के 3-4 महीने तक उस संघर्ष के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी और मैं यूट्यूब पे ध्यान दे रहा था, रोज़ वीडियो शूट करता था। बैक में बहुत पेन होता था, बट मुझे पता नहीं चलता था कि क्या है। मैं खांसता था तो भी मुझे तकलीफ़ होती थी। मैं डॉक्टर के पास जाता था, लगभग 2-3 महीने उन्होंने देखा, बट उन्हें पता नहीं चला। फिर उसके बाद उन्होंने MRI करने के लिए कहा। जब मैंने MRI किया तो टीबी का एक लास्ट स्टेज था, और वो स्टेज इतना भयानक था कि अगर मैं कभी भी गलती से सीढ़ी से गिर जाऊं तो मुझे ब्रेन हैमरेज हो सकता है और मेरी मौत हो सकती है। टीबी निकला पॉजिटिव। उसके बाद वो एक संघर्ष था, मुझे आज भी याद है। वो दौर ऐसा दौर था कि मैं अगर शायद अपने पिताजी को बताता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, तो शायद वो टूट जाते। मैंने घर में किसी को नहीं बताया। मेडिसिन लेता था, उसकी एक मेडिसिन होती है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ देती है। लगभग 1.5 साल तक मुझे वो मेडिसिन खानी पड़ी। उस दौरान डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ज़्यादा आपको वॉक नहीं करना है, क्योंकि स्पाइन के साथ आप ज़्यादा अगर ऊपर नीचे बैंड होंगे, झुकेंगे, कभी भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है वो। लेकिन मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। उस दौरान मैंने यूट्यूब पे काम करना जारी रखा। व्यूज़ आए नहीं आए मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने काम करना जारी रखा। और वो जो सफ़र था, जब मुझे स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस है, मैंने उसको भी हराया। और यूट्यूब पे जो 40 से 50 व्यूज़ आते थे, मैं उसे 40 से 50 हज़ार में भी कन्वर्ट किया। और आज यूट्यूब पे 4.5 लाख सब्सक्राइबर के साथ मैं अपना चैनल रन कर रहा हूँ। इंडिया के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, आगे भी मुझे बहुत कुछ करना है। मैं अपनी स्टोरी से आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, लाइफ में चैलेंजेस बहुत सारे आएंगे। आपको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा और उसका सामना करना होगा। आप गिरेंगे भी, लेकिन आपको फिर से खड़ा होना है और आपको चलते रहना है। लोग आपको मजाक भी उड़ाएंगे, लोग आपसे ये भी कहेंगे कि तू ये क्या कर रहा है, लेकिन आपको हारना नहीं है। आपको उनकी बातों को सुनना नहीं है, आपको अपने दिल की बात सुननी है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर पैशन है, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मैं हमेशा अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बात कहता हूं, जो आज मैं इस जोश टॉक के माध्यम से भी आपके सामने जितने भी श्रोतागण हैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक्सीलेंस का पीछा करिए। जब आप एक्सीलेंस का पीछा करेंगे ना, तो कामयाबी आपका पीछा करते हुए जरूर आएगी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।